से। ये हमारा ग्लोब है। आपने यह ग्लोब देखा होगा, भली भांति आप इसे जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी कम ही होगी। तो हम एक एक करके यहाँ पर जानकारी आपको बताते हैं कि ग्लोब एक्चुअल में होता क्या है। यदि हम ग्लोब की डेफिनेशन एक लाइन में देना चाहें कि ग्लोब क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है, पृथ्वी का एक मॉडल है, और पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी की ज्योग्राफी समझने के लिए, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हमें इस मॉडल की आवश्यकता लगती है और इसे हम ग्लोब कहते हैं। इसके बाद आपने यह देखा होगा कि यह जो ग्लोब है यह इस प्रकार से टेढ़ा रखा हुआ है, इस प्रकार से टेढ़ा रखा हुआ है। तो क्या कारण है कि ग्लोब को टेढ़ा रखा गया है, इसे ऐसा सीधा क्यों नहीं रखा गया है? इसका कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से ग्लोब को भी 23 से 1/2 डिग्री झुकाव पर रखा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह आपका यह सेंटर, यहाँ पर सेंटर है, और यह जो लाइन है यह आपकी बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। तो हम इसे मान लेते हैं एक्सिस। तो इससे इस एंगल के झुकाव का एंगल मानते हैं, और यह एंगल आपका 23 से 1/2 डिग्री होता है। मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस से 23 से 1/2 डिग्री झुकाव पर घूम रही है और स्थित है। इस कारण से ग्लोब को भी 23 से 1/2 डिग्री झुकाव पर ही दिखाया जाता है और इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। तो यह तो हुई आपकी ग्लोब की समझ और झुकाव की स्थिति। अब अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि 23 से 1/2 डिग्री झुकाव के कारण क्या हो सकता है या क्या होता है। तो यदि पृथ्वी, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसी फ्लैट घूमती, ठीक है, ये अपना एक्सिस है और इस एक्सिस से इस तरफ ऐसे बिल्कुल घूमती, वो गोल घूमती, लेकिन वो बिल्कुल सीधी घूमती। तो सीधी घूमने से क्या होता? सीधी घूमने से होता है कि सूरज की किरणें मान लो इस तरफ से आ रही है, ये सूरज की रे आ रही है, तो ये रे जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में गिरती, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू गिरती रहती वर्ष भर। एक ही डायरेक्शन में सूरज आता और एक ही डायरेक्शन से सूरज चला जाता। बार बार हमें ये टाइम का जो जोन है, कभी हमारा सूर्यास्त 6 बजे होता है, कभी 7 बजे होता है, कभी 5:30 बजे होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है, गर्मी के बाद बारिश आ जाती है, बारिश के बाद ठंड आ जाती है। ये सारी ऋतु परिवर्तन सब कुछ इस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही संभव हो पा रहा है। यदि हम एक लाइन में कहें कि इस 23.5 डिग्री झुकाव से हमें नुकसान है या फायदा है, तो हम ये कह सकते हैं, नुकसान फायदा तो दूर की बात है, हम कहेंगे कि यह 23 से 1/2 डिग्री झुकाव ही पृथ्वी के ऊपर जीवन देने वाला झुकाव है। यदि पृथ्वी पर झुकाव नहीं होता है तो शायद पृथ्वी के ऊपर जीवन भी संभव नहीं हो पाता। तो यह तो हुआ आपका ग्लोब और 23 से 1/2 डिग्री झुकाव की समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हमारी इस तरफ से खींची गई है, अक्षांश रेखाएं हमारी इस तरफ से खींची गई रेखाओं को कहते हैं। इस प्रकार आड़ी जो लाइनें खींची जाती है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और खड़ी जो लाइनें खींची जाती है इस प्रकार से, वे लाइनें हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे, बिल्कुल क्लियर कर लें। सबसे पहले ये 2 वर्ड हमें पता होना चाहिए और इनके अंदर कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि अक्षांश किधर और देशांतर किधर होती है। तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है जो आड़ी होती है। कैसी होती है? अगर हिंदी में कहें तो आड़ी, आड़ी से मतलब है अक्षांश। क्या कहेंगे इसे? अक्षांश, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और पृथ्वी पर खींची गई खड़ी रेखाओं को, ये रेड कलर के आप देख रहे होंगे, ये रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। आज हम इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब हम
स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखा से कि अक्षांश रेखा क्या होती है और कितनी होती है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्लियर करके अक्षांश को समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है और किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज होती है और किस रेखा को क्या नाम दिया गया है। इस सर्कल को यदि हम पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर एक पोल होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल और एक पोल होता है नीचे की तरफ जिसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो पृथ्वी का ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला पोल साउथ पोल कहलाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच इस प्रकार से यहाँ सेंटर में कोई लाइन खींच दी जाए तो इस लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और अभी हमने जानकारी दी थी आपको कि आड़ी खींची गई लाइनें हमारी अक्षांश रेखाएं होती है और यह एक प्रकार की अक्षांश रेखा है जो कि 0 डिग्री पर खींची गई है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध किसके कारण बने? ये बने हैं बीचम बीच एक लाइन खींचने से, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच 2 हिस्सों में विभाजित करने वाली लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह जो आपकी लाइन है ये भूमध्य रेखा और कितने डिग्री पर बनी हुई है यह लाइन आपकी 0 डिग्री के ऊपर बनी हुई लाइन है। यह 0 डिग्री के ऊपर बनी हुई लाइन है। इसके बाद यदि हम और स्थिति इसकी समझें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? इसके ऊपर यह 0 डिग्री की लाइन है। इस 0 डिग्री की लाइन के ऊपर यदि यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाए और इसका एंगल हो, यह किस एंगल पर है? 23.1/2 डिग्री के एंगल पर। 23.1/2 डिग्री के एंगल पर स्थित लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। ये सारी लाइनें अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरफ जो लाइनें चल रही है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वे सारी अक्षांश रेखाएं। इसके बाद नीचे की तरफ बोले तो कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई लाइन और कितने डिग्री के ऊपर? 23 से 1/2 डिग्री। 23 से 1/2 डिग्री पर खींची गई लाइन को हम कहते हैं मकर रेखा। तो नीचे की तरफ खींची गई लाइन हमारी मकर रेखा होती है, ऊपर की तरफ खींची गई हमारी रेखा कर्क रेखा होती है। और यहाँ पर सेंटर में बीचों बीच भूमध्य, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब होता है बीच में, तो पृथ्वी के बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है। इसका एंगल 0 डिग्री होता है। और जो नॉर्थ गोलार्ध के अंदर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री की लाइन है वह कर्क रेखा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23 से 1/2 डिग्री पर खींची गई लाइन हमारी मकर रेखा होती है। इसके बाद यहाँ पर यदि मान लिया जाए कि आपका एंगल है 66 सही 1/2 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री, तब इस लाइन को क्या कहेंगे? इसी प्रकार से यदि ऊपर की तरफ एक लाइन और खींच दी जाए और उसका जो एंगल है वह एंगल हो 66 सही 1/2 डिग्री का, तब इस लाइन को हम क्या कहेंगे? तो हम पहले यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में लाइनें मिक्स हो रही है हमारी, ठीक है। हम इन दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। नाम हमारे हैं यहाँ पर आर्कटिक लाइन। ये वाली जो लाइन है यह लाइन कहलाती है आर्कटिक लाइन, ठीक है। इसे हम आर्कटिक लाइन कहते हैं। तो आर्कटिक लाइन हमारी नॉर्थ गोलार्ध की बात कर रहे हैं और नीचे की तरफ 66 सही 1/2 डिग्री पर जो लाइन होगी इस लाइन को हम कहेंगे अंटार्कटिक लाइन। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक लाइन या रेखा, ठीक है। यह हमारी 2 प्रकार की नई रेखाएं बन चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 प्रकार की लाइनें आपको दिख रही है। 2 आपकी उत्तरी गोलार्ध में है, 2 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में और 1 सेंटर में है। कुल मिलाकर मुख्यतः 5 प्रकार की
हमारी अक्षांश रेखाएं होती है जिनसे हमें क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, थोड़ा सा और बेसिक इसका देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। यदि यहाँ पर 66 से 1/2 डिग्री लिखा हुआ है तो क्या ये पर्याप्त है लिखना? यह पर्याप्त नहीं है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा n, इसके बाद आपको लिखना और पढ़ना होगा n। n से यह समझिए कि 66 से 1/2 डिग्री, n से अर्थ है कि यह उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। यही एंगल 66 से 1/2 नीचे भी है और इसे लिखना पड़ेगा हमें साउथ इसके साथ में। तो इसका अर्थ है कि हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की और हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी के लिए आपको n लिखना पड़ेगा और दक्षिणी के लिए आपको s लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी आपको s लिखना पड़ेगा और यहाँ आपको n लिखना होगा। तो यहाँ पर n और s का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यह हमारा n और s डायरेक्शन दिखाता है कि यह किस डायरेक्शन की लाइन है, किस गोलार्ध में यह पड़ने वाली है। तो यहाँ से हमें उसकी थोड़ी सी स्थिति का पता लगता है, अदरवाइज ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि पृथ्वी के निचले सिरे पर की लाइन है कि ऊपरी सिरे की लाइन है, क्योंकि 0 डिग्री से उस तरफ भी बढ़ने पर आपको लाइनों की संख्या मिलेगी और नीचे बढ़ने पर भी लाइनों की संख्या मिलेगी। अभी हमने नहीं बताया है कि कुल कितनी लाइनें यहाँ पर खींची गई है। सबसे पहले हमने आपको मुख्यतः 5 प्रकार की लाइनें जो एंगल के अकॉर्डिंग हमने आपको दिखाई है। अब बात करते हैं कि इस के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या मतलब इस प्रकार से यदि हम लाइन अक्षांश रेखा की खींचते हैं तो ये संख्या आपकी होती है, बीच वाली जो लाइन है बीच वाली से ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90। तो कुल मिलाकर 9 और 9 18, कुल मिलाकर आपकी टोटल होती है 90 + 90 और एक बीच वाली लाइन +1 करते हैं तो यहाँ पर 181 लाइन हो जाती है। कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं की यदि संख्या देखा जाए तो होती है 181 संख्या। 181 कभी कभी ऑप्शन में मान लीजिए नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या वहाँ पर आंसर हम छोड़ कर आएंगे? नहीं, उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या आया है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके बाद क्या क्या ऑप्शन और संभव है, क्योंकि ज्योग्राफी का नॉलेज बढ़ता ही चला जा रहा है, इसकी सीमाएं अनंत है, आप जानते हैं नॉलेज की। तो हमें और आगे सोचना होगा। हम नंबर 1 पर बात कर चुके हैं 181 की। दूसरी कंडीशन ये बात निर्मित होती है कि यदि पृथ्वी के ऊपर हम रिंग लगाना चाहें, इस पर लाइनें कैसी लगी हुई है। अब आप इमेजिन कीजिए थोड़ा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लाइन किस प्रकार से लगी हुई है। लाइन इस प्रकार से लगी हुई है। ये आपका एक पूरा रिंग दिख रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, एक पूरा रिंग है, ये अगला रिंग है, ये और रिंग है। कुल मिलाकर ये रिंग के आकार की है। ये कैसी लाइन है? अक्षांश रेखा है, रिंग के आकार की। ये रिंग के आकार की है और यहाँ से स्टार्ट होते हुए बीच से एक बड़ा सा रिंग, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा रिंग चलता ही जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो है रिंग में बनी हुई लाइनें हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ा रिंग कहाँ आएगा, सबसे बड़ा रिंग कहाँ आएगा, तो सबसे बड़ा जो रिंग है आपका वो बिल्कुल सेंटर वाला रिंग सबसे बड़ा रिंग आएगा। आप मान लीजिए कि यह लाइन आपकी सबसे बड़ी है तो यह रिंग आपका सबसे लेंथ में बड़ा रिंग होगा, ये लेंथ में सबसे बड़ा रिंग होगा। इसके बाद इससे ये छोटा रिंग, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, और लास्ट वाले में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसे कहेंगे हम पॉइंट, इसे रिंग नहीं कहेंगे। ये आपके 90 के अंदर मौजूद है। कुल मिलाकर हमने जो बात की वो यहाँ से बात की कि इसके ऊपर 90 लाइनें हैं और इसके नीचे 90 लाइनें हैं और एक बीच वाली लाइन। तो हमने सबको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर कहा कि 181। और यदि हम यहाँ पर ये जो उत्तरी, ये नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ हमारा साउथ पोल, इन दोनों को यदि पॉइंट मान ले, इन दोनों को यदि एक बिंदु मान ले, क्योंकि 90 आप कहेंगे कि ये पॉइंट के ऊपर रिंग नहीं होगी, 90 अलग से नहीं, पॉइंट के ऊपर रिंग है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिंग उसमें इंक्लूड है,
रिंग उसमें इंक्लूड है। और क्यों इंक्लूड है? क्योंकि अब हम एंगल की बात करते हैं कि एंगल किस प्रकार से बने। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पोल को यदि अलग हटा दिया जाए तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 79 रिंग ऊपर की तरफ है, 79 रिंग नीचे की तरफ है, और इसमें +2 पॉइंट है। क्या है? 2 पॉइंट है, और हमारी +1 एक भूमध्य रेखा है। ये हमारी भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री के एंगल के ऊपर है। इस प्रकार से आप 181 का आंकड़ा देख पाते हैं। यदि इसके अंदर से पॉइंटों को हटा दिया जाए तो हमारी संख्या होती है 179, 181 में से 2 कम कर देते हैं तो 179 बचता है। तो 179 ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। तो हम इसे हर प्रकार से समझें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो कि ये लाइनें बनी कैसे हैं और कितनी है, वह बात का विषय है। क्योंकि बनी कैसे है तभी समझ में आएगा कि हम पोल को इसमें काउंट करें या नहीं करें। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपने मुख्यतः 5 लाइनें देख ली। अब इन 5 लाइनों के ऊपर थोड़ा सा और नॉलेज हम ले लेते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करती है और अक्षांश रेखाओं के मुख्यतः कार्य क्या होते हैं। तो अक्षांश रेखाएं, सबसे पहला है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। हम अभी थोड़ा सा एंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे। एंगल को थोड़ा सा हम बैक रखते हैं और सबसे पहले ये जो दिया हुआ ये मटेरियल यही समझ लेते हैं। हम उसके बाद एंगल की चर्चा करेंगे। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। यहाँ मान लीजिए इस प्रकार से आपकी लाइनें खींची गई है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। यह तो हमने खींची है जो लाइन 23 से 1/2 और 0 के बीच में खींची है। इस प्रकार से इनके बीच में और भी लाइनें होगी, तो उन लाइनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो उन लाइनों के बीच की डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस होती है। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए कि 2 अक्षांश रेखाएं लंबाई में एक दूसरे के बराबर होती है या नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि 2 अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की लंबाई में बराबर नहीं होती है। उसका कारण हम यहाँ पर जो भी आपको नॉलेज देंगे कॉन्सेप्चुअल देंगे। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगी, तथ्यों के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं कि किताब में लिखा हुआ और मैंने आपको दिखा दिया है। पढ़ो ऐसा कि याद कम करना पड़े और समझ में ज़्यादा आए, और समझा हुआ नॉलेज हमें दूर तक याद रहता है स्वतः ही। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिंग के आकार की अक्षांश रेखाएं। तो आप देखेंगे कि जो गेंद के ऊपर सबसे बड़ा रिंग है वो बीचे बीच लगा हुआ है, उसके ऊपर छोटा रिंग, फिर उसके ऊपर छोटा रिंग, तो साइज घटता हुआ चला जा रहा है। और सबसे लास्ट में हमने उसे कहा पोल, और पोल के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे रिंग नहीं है, इसलिए हमने उसे इस 90 के अंदर काउंट नहीं किया है। और यदि उसे काउंट कर लेते हैं तो ये ऊपर 90 और नीचे 90 हो जाती है। तो रिंग की लेंथ घटती हुई चली जा रही है। रिंग की लेंथ घटती हुई चली जा रही है, इसका अर्थ है अक्षांश रेखाओं की लेंथ घटती हुई चली जा रही। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अब आपको जो रटे रटाए क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वो तो एग्जाम में नहीं आना है, तो अब आपको नए क्वेश्चनों का सामना भी करना पड़ेगा। तो नए क्वेश्चन किस प्रकार का आना चालू होंगे और हो रहे हैं कि इस तरफ बढ़ने पर, किस तरफ, भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने पर आप अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या परिवर्तन देखेंगे, वह बढ़ेगी या घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाएगी, और भूमध्य रेखा से साउथ पोल की तरफ आने पर, और साउथ पोल की तरफ आने पर भी आपके अक्षांश रेखाओं की लेंथ कम होती चली जाएगी। उसका कारण आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो रिंग लगे हैं वो साइज में छोटे होते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। हमने नंबर 1 पर ये देख लिया कि इसका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर। ये हमने एक विषय सीखा। दूसरी बात करी हमने लेंथ के ऊपर, ठीक है। दूसरा विषय हमने देखा लेंथ का कि इनकी लेंथ कैसी होती है। अब तीसरा विषय है कि क्या एक दूसरे के ये समानांतर होती है या
नहीं होती है। ये हमें देखना है कि क्या ये समानांतर होती है या नहीं होती है, एक दूसरे के ये लाइनें पैरेलल होती है या नहीं होती है। तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है। आप कहीं पर भी देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल ही चली जा रही है, चाहे लेंथ में छोटी बड़ी है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल ही चली जा रही है। कुल मिलाकर 111 किलोमीटर की डिस्टेंस का पैरेलल डिस्टेंस मेंटेन वहाँ पर हो रहा है। तो यह हुई अक्षांश रेखाओं की बेसिक जानकारी 3 प्रकार की। अब चौथा प्रकार यदि देखें अक्षांश रेखा का काम क्या है, सबसे मुख्य है कि उनका कार्य क्या है, कि अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर काल्पनिक रूप से बनाया क्यों गया है। तो काल्पनिक रूप से बनाया इसलिए गया है कि ये रेखाएं हमें तापमान और जलवायु का अध्ययन करवाती है। तापमान और जलवायु का अध्ययन करने में, तापमान और जलवायु को परिवर्तित करने में इन रेखाओं का कार्य होता है। इन रेखाओं का तो नहीं लेकिन पृथ्वी के उस हिस्से का जरूर कार्य होता है जिस हिस्से पर यह मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन रेखाओं से तापमान और जलवायु का अध्ययन किया जाता है। तो यह आपकी अक्षांश रेखाओं की प्रॉपर और पूरी जानकारी थी। इसके बाद हमारा नंबर आता है देशांतर रेखाओं का। इसी प्रकार हम देशांतर रेखाओं को भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो एक हमने देखा था कि यहाँ जो पोल है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल और यह पोल हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यदि मिला दिया जाए, सबसे पहले इससे मिला दिया जाए और पृथ्वी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए। अभी हमने पृथ्वी को बिल्कुल फ्लैट आड़ी लाइन खींचकर, जिसे हमने अक्षांश रेखा कहा था, जिसे हमने भूमध्य रेखा कहा था, एक मुख्य अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है। इसी प्रकार से हमने पृथ्वी को अब 2 ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हमने वर्टिकली रूप से इसे ब्रेक किया। तो वर्टिकली 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपको जो हिस्से प्राप्त होंगे, इसमें इस वाले हिस्से को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध। इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसे कहेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, तो यह लाइन जिसने इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में काल्पनिक रूप से विभाजित किया और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बनाए, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम मुख्य देशांतर लाइन। इसे कहेंगे, इस लाइन को क्या क्या नाम है, इसे कहेंगे प्रमुख देशांतर लाइन, देशांतर रेखा। ठीक है, आप इसके नाम नोट कर लीजिए, प्रमुख देशांतर रेखा। या इस लाइन को हम 0 डिग्री की लाइन भी कह सकते हैं। इसे 0 डिग्री की लाइन भी कहा जाता है। अभी फिर से हम एंगल को थोड़ा सा रोकते हैं, एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लाइनों के बारे में समझ लेते हैं। यह 0 डिग्री की लाइन है और यह हमारी प्रमुख देशांतर रेखा कहलाती है। इसके बाद इसका एक और नेम है, इसका और भी नेम है, इसे कहते हैं प्रधान मेरिडियन लाइन। प्रधान मेरिडियन लाइन भी इसे कहा जाता है। इसके कई नाम है। इसको प्रमुख देशांतर रेखा भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री के बाद आप यहाँ पर और लिख सकते हैं देशांतर रेखा। तो हम इसे 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी कह सकते हैं, इसे प्रधान मेरिडियन लाइन भी कह सकते हैं और इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कह सकते हैं। ग्रीनविच लाइन भी कह सकते हैं। ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है? ग्रीनविच इंग्लैंड देश है, उसके अंदर एक शहर है जिसे ग्रीनविच कहा जाता है और यह लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इस कारण से इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 1, 2, 3 और 4 प्रमुख नाम यहाँ पर देशांतर रेखा, एक ही देशांतर रेखा के 4 नाम देखे। तो हमने ये सीखा, या हम इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली वह काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, तो उसे हम इन नामों से जान सकते हैं। अब बात आती है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल इसके नंबर्स कितने होते हैं। तो देशांतर रेखाओं की हम यहाँ लिखते जाते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 181। ठीक है, 180 या 180
1 और इसमें हम याद रखने के लिए 360। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। अब आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, आप यदि मुझे पहले आप इस प्रकार का नॉलेज बटोर चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत आता है और आप मुझे सुन रहे हैं, यदि तो आपने अपने आप से आज तक ये क्रॉस क्वेश्चन किया है या नहीं किया है कि अक्षांश रेखाएं 180 और देशांतर रेखाएं 360 क्यों होती है। ये बराबर होना चाहिए, दोनों 180 होना चाहिए या दोनों 360 होना चाहिए थी, ऐसा क्यों हुआ। तो यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन अपने आप से करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और यदि आपको क्रॉस क्वेश्चन करने की आदत नहीं है, आपके दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपका नॉलेज स्थिर है और आप जितना सामने वाला बताता है उतना ही आप सीख जाते हैं और आपके सीखने की क्षमता कम है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा और इसका जवाब आपको आज तक नहीं मिला होगा, तो जवाब आपको यहाँ पर मिलने ही वाला है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए कि हमें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। नंबर 2 बात हम अभी बात करेंगे, इसके बाद जस्ट आपको स्लाइड पर लेकर चलूंगा और वहाँ सारी चीज़ें इस प्रकार के एंगल में क्लियर करेंगे। नंबर 2 बात कि 2 देशांतर रेखाएं, यहाँ से इस प्रकार की देशांतर रेखाएं खींची जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस होती है 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस होती है। जिस प्रकार 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर थी, यहाँ पर वह डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, 111.3 किलोमीटर हो जाती है। लगभग बराबर ही आप इसे समझ सकते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जो दिया है सो दिया है, 0.3 लगाना है तो लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इनकी लेंथ कैसी है। इनकी लेंथ कैसी है, क्या ये सभी देशांतर रेखाएं बराबर डिस्टेंस की है या अलग अलग डिस्टेंस की है। डिस्टेंस ये अर्थ है कि लेंथ की है। जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं को देखा था अभी जस्ट यहाँ पर हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं हमारी ये अक्षांश रेखाएं थी और ये लंबाई में अलग अलग थी। इसी प्रकार हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या देशांतर रेखाएं लेंथ में बराबर है या अलग अलग है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं हमारी लेंथ में आपस में बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है, अभी जस्ट हम कारण इसका जानेंगे। अब आप देखिए, आप इस चित्र को अगर ठीक से देख पा रहे हैं, इसके बाद भी हमारे पास और भी चित्र हैं। अगर यदि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह आप ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। आप पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर चले जाइए। आप यहाँ पर मैंने आपको खड़ा कर दिया, आप यहाँ पर खड़े हो गए। यहाँ खड़े होने के बाद आप यहाँ से इसे क्या देख पा रहे हैं, इसे देख पा रहे हैं कि यह हमारा एक पोल है, यह हमारा एक नॉर्थ पोल है और यहाँ से लाइनें इस प्रकार से निकल रही है, बिल्कुल बीचों बीच से इस प्रकार से लाइन निकल रही है। ये लाइनें यहाँ से निकल रही है। ये लाइनों की संख्या है 360। इस प्रकार से 360 लाइनें यहाँ से निकल रही है। अब ये लाइनें निकलकर जा कहाँ रही है, ये लाइनें यहाँ से उठकर सीधे यहाँ से चली और सीधे जाकर आपके साउथ पोल पर जाकर मिल जाती है। तो आप विचार कीजिए कि किसी गेंद को अगर यहाँ से धागे से यहाँ इस पोल पर बांधा जाए, इस पोल से इस पोल को यदि धागे से लपेटा जाए ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या उस धागे की लेंथ में कोई बदलाव होगा? उस धागे की लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा, वह बिल्कुल एक ही लेंथ का आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसका तथ्य से उत्तर देते हैं आपको कि यह लेंथ में आपस में इक्वल होगी, जबकि अक्षांश रेखाएं लेंथ में अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा रिंग होता है और यहाँ पर रिंग नहीं होता है। यहाँ पर पोल टू पोल, यह पोल टू पोल चलती है। कैसी चलती है? पोल टू पोल। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं हमारी पोल टू पोल चलती है। यह पोल से निकलकर पोल पर चली जाएगी, इसे हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक है, पोल टू पोल। और अक्षांश रेखाएं हमें राउंड में देखने को मिलती है, पूरा एक पृथ्वी का राउंड लगाती है वो। ठीक है, पूरा एक राउंड का रिंग होता है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आपको एक एग्जांपल और मैं देता हूं कि आपके घरों में
आपके घरों में जो बीम कॉलम भरे जाते हैं, देखे होंगे आपने, सरिया सीमेंट जिसके अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार से रॉड लगी होती है लोहे की, और रॉड लगने के बाद यहाँ पर एक रिंग लगा होता है, ये बार बार इसको रिंग से यहाँ पर बांधा जाता है। तो यह रिंग आपकी अक्षांश रेखा है, रिंग आपकी अक्षांश रेखा है, और जो खड़ी लोहे की रॉड डलती है वे आपकी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं लेंथ में बराबर होती है, ठीक है। और अक्षांश रेखाएं, चूंकि यहाँ पर ये हम बीम का एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ आपको एक समझ के लिए कि ये इस प्रकार से खड़ी जो लाइनें होती है वे हमारी देशांतर रेखाएं होती है और रिंग हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। तो रिंग हमारा कंप्लीट राउंड हो जाता है एक पृथ्वी का, इसलिए उसकी लेंथ आपस में अलग अलग होती है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते उसकी गोलाई कम हो जाती है और इसके अंदर गोलाई एक जैसी रहती है, तो इसलिए उसकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या ये एक दूसरे के समानांतर होती है या नहीं होती है। तो अक्षांश रेखाएं जिस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर होती है उस प्रकार से यह समानांतर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है हमारी 111.3 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 111.3 किलोमीटर। और मिनिमम डिस्टेंस होती है 0 किलोमीटर। तो इस 111.3 किलोमीटर को हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। इसमें और एक वर्ड ऐड कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 111.3 किलोमीटर और मिनिमम डिस्टेंस होती है 0 किलोमीटर। तो यह हमारा एक कॉन्सेप्चुअल समझ है कि यहाँ अलग अलग, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी आ रही है, ये जो आपकी लाइन आ रही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रखती है और यहाँ पर बिल्कुल जी डिस्टेंस घटती हुई चली जा रही है। तो पोल की तरफ बढ़ने पर आप की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। यहाँ पर दो अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है और यह डिस्टेंस कम होती हुई चली गई और पोल की तरफ बढ़ने पर फिर डिस्टेंस कम होती हुई चली गई। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग वेरिएशन में इसकी डिस्टेंस मिलती है अलग अलग लोकेशन से। तो यह हुआ हमारा डिस्टेंस का मसला। अब बात आती है पैरेलल की। तो क्या समानांतर देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है या नहीं होती है? तो हम कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम थी और यहाँ मिनिमम है। तो जब डिस्टेंस सब जगह अलग अलग है तो पैरेलल कैसे होगी? पैरेलल का अर्थ होता है कि दोनों एक दूसरे को के साथ चलते जाए और कहीं भी ना मिले। तो यहाँ पर ये लाइनें सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, इस कारण यहाँ पर पैरेलल वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समानांतर नहीं होती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 प्रॉपर्टी हमने देखी। चौथी प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं कि समानांतर नहीं होती है। अब पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं कि ये लाइनें एक्चुअल में काम क्या आती है। सबसे महत्वपूर्ण, ये लाइनें, ये देशांतर लाइनें काम क्या आती है? तो देशांतर लाइनें हमें दो प्रकार के देशांतर लाइनों की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसे क्लियर कर देते हैं, इसके बाद सारी बात करते हैं उसके कार्य और प्रमुख देशांतर लाइन दोनों, उनकी समझ विकसित करते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो इसे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब ये हमारा पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है और हमारी लाइनें इस प्रकार से आई और इस प्रकार से यहाँ पर मिल गई। ये जस्ट लाइक फूल की आकृति बनती चली जाएगी, इस प्रकार से यहाँ लाइन आती है और चली जाती है, ठीक है। यह आपने देखा। अब इस चित्र में आप एक लाइन यहाँ मान लीजिए बीचम बीच थी आपकी, इसे मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ये लाइन आपको ज़्यादा बेहतर दिख जाएगी। ये एक लाइन है बीचम बीच में। अब आप इमेज कीजिए कि एक लाइन यहाँ है, तो इस ग्लोब के या इस पृथ्वी के पीछे की तरफ भी एक काल्पनिक रेखा जरूर होगी, क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। तो इस फ्रंट के पीछे की तरफ भी, इसके पीछे की तरफ भी कोई लाइन तो होगी। तो इस प्रकार की लाइन पीछे की तरफ भी
होगी और पीछे की तरफ वाली लाइन को अलग नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है। अभी हम यहाँ पर प्रमुख देशांतर रेखाओं में दो प्रकार की देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। देशांतर रेखाओं में प्रमुखता दो होती है। एक होती है नंबर 1 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसके बारे में अभी हमने काफ़ी सारा अध्ययन किया, काफ़ी सारे नाम बताए कि 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, प्रधान मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं, वे सब नाम 0 डिग्री देशांतर के ही हैं। और नंबर 2 पर आती है जो इसके पीछे की तरफ है, जो इसके पीछे की तरफ है वह आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री की देशांतर रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, हम दोनों को एक साथ देखते हैं क्या वर्क करती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी समय निर्धारण में कार्य आती है। ये किस काम में आती है? समय निर्धारण में। समय से अर्थ है कि आपकी घड़ी में जो टाइम चल रहा है कि आप 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं, किस देश में क्या बज रहा है, वो सब टाइम का सेटलमेंट निर्धारण ये आपके 0 डिग्री देशांतर से ही होता है। इसके बाद 180 डिग्री की देशांतर जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ मौजूद है, जो इसके पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगी वो आपकी 180 डिग्री की देशांतर रेखा, और यह हमारी तिथि की लाइन कहलाती है। क्या लाइन? डेट लाइन, इसे कहते हैं डेट लाइन। यह लाइन हमारी तारीख को तय करती है, इससे दिनांक तय होती है कि आज किस देश में कौन सी डेट है, यह बताने के लिए आपके 180 डिग्री देशांतर रेखा का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से देशांतर रेखाओं में दो प्रमुख देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, जिनका अध्ययन ग्लोब में हम करते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये दोनों की सबसे प्रमुख बातें यही है कि समय और तिथि ये किस प्रकार से कार्य करता है। समय और तिथि पर वो अलग विषय है, हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे और थोड़ा सा इस लेक्चर के अंदर भी लास्ट में देखेंगे जब हम इंडिया के मैप पर जाएंगे। अब बात होती है एंगल की कि इन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस मतलब एक लाइन जो आपके अक्षांश है, हमने देखा था अक्षांश, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश की संख्या हमने 181 और इसको कहा 360। तो इनके बीच में नंबरों का डिफरेंस क्यों है, यह क्वेश्चन हमारा था कि इन दोनों के बीच में नंबरों का डिफरेंस क्यों है। तो इसका आंसर यह है कि आप इस पोल से इस सेंटर से हमने यहाँ पर एक लाइन, हमारी यह लाइन कौन सी लाइन थी, हमारी इस लाइन को हमने कहा था भूमध्य रेखा। हमने यहाँ से एंगल बनाना चालू किया तो यह हमारा एंगल फर्स्ट एंगल हुआ 0 डिग्री का। इसके बाद इस प्रकार से यहाँ एंगल बनते हुए चले जाएंगे इस प्रकार से, और यह एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। यह हमारा 90 डिग्री का एंगल है और यह हमारा 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ से हर 1 डिग्री के ऊपर एक लाइन खींची गई है। कितने डिग्री के ऊपर? 1 डिग्री 1 लाइन, 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। तो इस हिसाब से 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाइन कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आपकी लाइनों के नंबर होंगे 90। वो कैसे? यहाँ से मान लीजिए एक लाइन खींची तो इस लाइन यह एक रिंग है और इसे इस प्रकार से हमने खींच दिया। चलिए 0 डिग्री का खींच दिया। अगला 1 डिग्री का रिंग, मान लीजिए एक यहाँ पर है तो 1 डिग्री के रिंग के ऊपर फिर एक लाइन खींच दी हमने, फिर यह हो गई। इस प्रकार से यदि आप इसको खींचते चले जाएंगे लाइनों को तो आपको 90 लाइनें ऊपर की तरफ मिल जाएगी। अब इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको फिर अगेन 90 लाइनें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यह आपके 90 डिग्री, इधर का 90 और इधर का 90, इन दोनों 90 डिग्री एंगल के कारण पूरी पृथ्वी कवर भी हो जाती है और लाइनों की संख्या हो जाती है 181 हमारे भूमध्य रेखा को मिलाकर। तो इस प्रकार संख्या होती है 181। इसके विपरीत यदि देशांतर को देखें, हमें देशांतर से भी पूरी पृथ्वी को कवर करना है। अब पूरी पृथ्वी को कवर करना है, लेकिन
अब आप समझना इन दोनों का कॉन्सेप्चुअल फ़र्क क्या है। इन दोनों का कॉन्सेप्चुअल फ़र्क ये है कि आपकी ये जो देशांतर रेखा होती है ये नॉर्थ टू साउथ समझ लीजिए, नॉर्थ टू साउथ पोल चलती है। ये दोनों, ये वाली लाइन आपके अक्षांश पोल से पोल नहीं चलती, ये पूरी राउंड में रिंग में बनी होती है। तो रिंग में बन, अगर इसे हम रिंग में मान लें, इसे हम एक रिंग मान ले तो इसकी संख्या भी 180 ही होगी, लेकिन हम इसे रिंग ना मानते हुए नॉर्थ टू साउथ लेते हैं और पोल टू पोल लेते हैं। इस कारण से इनकी संख्या हो जाती है डबल, इसकी संख्या हो जाती है डबल। यदि इसे भी हम रिंग के आकार में ले लें, इस तरफ से घुमाकर इस तरफ अगर एक रिंग बना लें तो इसकी संख्या भी हो जाएगी 180। तो एक्चुअल में यह एक प्रकार का रिंग है और यह रिंग नहीं है, ये हाफ रिंग है। तो हाफ रिंग मतलब 2 का मल्टीप्लाई होकर 360 बन जाता है। और यहाँ पर यह तो आपका डायग्राम इसका हो गया, और इसके अंदर हमारी जो यह हमारा पोल है नॉर्थ पोल, और इससे ये लाइनें इस प्रकार से हर 1 डिग्री के ऊपर निकलती है इस कारण से, और ये सब जाकर मिलती है कहाँ पर, साउथ पोल पर। इस कारण से यह आपकी लाइनों की संख्या हो जाती है 360। तो यह एक मोटा डिफरेंस होता है और यह एक कॉन्सेप्चुअल समझ है। आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आए बिना आप संख्या याद नहीं रख सकते और याद रखना भी नहीं है। हमें कुछ पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि हमें हमेशा स्थायी रूप से नॉलेज रहे और कॉन्सेप्ट के साथ रहे। कोई पूछ ले आपसे कि इन दोनों में अंतर क्यों है, तो उसकी समझ हमें होना चाहिए, तब आप बेहतर जियोग्राफी पढ़ पाएंगे। ठीक है, यह हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक विषय हमारा और है कि पृथ्वी का 23 से 1/2 डिग्री झुकाव से जलवायु का परिवर्तन कैसे होता है और उसके कारण पृथ्वी पर कुछ जोन बन जाते हैं। वे जोन क्या है, चलिए उसे समझ लेते हैं। वे जोन किस प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ से सूरज की किरणें आ रही है और पृथ्वी का मूवमेंट किस तरफ होता है। पृथ्वी का मूवमेंट होता है एंटी क्लॉक वाइज। हमेशा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉक वाइज इस तरफ घूमती है, और हम इस तरफ पूर्व से पश्चिम मानते हैं, तो हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती हुई पृथ्वी दिखती है। कुल मिलाकर पृथ्वी की डायरेक्शन घूमने की यह है, इस डायरेक्शन में यह घूमती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पृथ्वी घूमती है इस प्रकार से, यह हुई इसकी डायरेक्शन। अब सूर्य की किरणें यहाँ से गिर रही है, तो गिरने में यहाँ तक का क्षेत्र प्रमुखता से ये कवर कर पाएगी किरणें। इसके बाद के क्षेत्र का क्या, तो यहाँ पर हम इसे डार्क जोन भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग अंधेरा ही रहता है। कुछ समय 6 महीने दिन, आपने सुना होगा कई देश ऐसे हैं जिनमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो इन्हीं ऊपर के पोल वाली जगहों की ही बात वहाँ पर की जा रही है। वहाँ पर ऐसी स्थिति इसके झुकाव के कारण निर्मित होती है, और इस बात की डिटेल हम अनदर वीडियो के अंदर कहीं पर आपको दिखाएंगे जब इसका नंबर आएगा। ठीक है, ऋतु परिवर्तन वाले पार्ट में इसे हम पूरी तरह से समझेंगे। अभी हम यहाँ पर जो मेनली बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पृथ्वी को इन अक्षांश रेखाओं के साथ में कुछ जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। वे जोन क्या है और वे जोन क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर जब ये रे गिरती है, यहाँ किरणें गिरती है, तो कहीं पर स्ट्रॉन्ग रूप से आती है, कहीं पर वीक आती है। तो इस कारण से पृथ्वी के ऊपर जोन निर्मित हो जाते हैं, और वे जोन क्या क्या है उन्हें हम देख लेते हैं। अब आपके सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है। ये हमारी जो लाइन है वो इक्वेटर को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह हमारी भूमध्य रेखा है और मुख्य भूमध्य रेखा है, प्रमुख भूमध्य रेखा है और 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। ठीक है, यह हमारी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद हमने इस लाइन को नाम दिया था। इस लाइन को क्या नाम दिया था, इस लाइन को हमने कहा था कर्क रेखा। इसे कहा था कर्क रेखा, इसे कहा हमने कर्क रेखा। और इसके नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध की जो लाइन है इसके नीचे, इसे कहा था मकर रेखा। और कर्क रेखा आपकी होती है 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ के अंदर, और मकर रेखा होती है आपकी 23 सही 1/2 डिग्री साउथ के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो लाइन होती है 66 सही 1/2 डिग्री की, और इसके ऊपर यहाँ एक लाइन होती है 66 सही 1/2 डिग्री की। तो इन दोनों लाइनों को हमने कहा था आर्कटिक लाइन और अंटार्कटिक लाइन। यह आपके आर्कटिक लाइन है और यह आपके अंटार्कटिक लाइन है।
हमने कुल मिलाकर 5 लाइनों का अध्ययन यहाँ पर किया था, 1 2 3 4 और यह आपकी 5 इक्वेटर। ओके, अब सबसे पहला जोन जो पड़ता है वो होता है टोरिड जोन। टोरिड जोन, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोरिड जोन कहाँ पर बनता है? तो टोरिड जोन बनने की जो लोकेशन है वह है मकर रेखा और कर्क रेखा। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में बनने वाले जोन को आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में बनने वाले जोन को हम कहते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन की लोकेशन क्या है? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। नंबर 1 बात, किनके बीच में? मकर और कर्क के बीच में। नंबर 2, यदि आंसर आपको इस प्रकार से यदि आता है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 23 से 1/2 नॉर्थ से लेकर 23 से 1/2 साउथ के बीच में बनने वाला क्षेत्र हमारा टोरिड जोन कहलाता है। इसके बीच का क्षेत्र हमारा टोरिड जोन कहलाता है। ठीक है, हम इसे मकर और कर्क से भी समझ सकते हैं। इसे 23 से 1/2 नॉर्थ से 23 से 1/2 साउथ के बीच का जोन भी देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है टेम्परेट की। इसके बाद बात आती है टेम्परेट की। टेम्परेट जोन कहाँ बनता है? आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन कर्क रेखा और आर्कटिक लाइन के बीच में बनने वाला जोन होता है। आर्कटिक लाइन, यह हमारी आर्कटिक लाइन है और यह हमारी कर्क रेखा है, और इन दोनों के बीच का यह बनने वाला जोन टेम्परेट जोन कहलाता है। इसी प्रकार से हमारी मकर रेखा और आर्कटिक लाइन के बीच में बनने वाला अंटार्कटिक लाइन, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो जोन है हमारा, वो टेम्परेट जोन कहलाता है। तो यह हमारा उत्तरी गोलार्ध के लिए है और यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध के लिए। इसके बाद इससे आईएमपी, सबसे आईएमपी यह है फ्रिगेट। फ्रिगेट जोन कहाँ पर है? फ्रिगेट क्षेत्र कहाँ पर बनता है? फ्रिगेट क्षेत्र हमारा आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में, आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में, यहाँ पर अंटार्कटिक लाइन और पोल के बीच का क्षेत्र, अंटार्कटिक और पोल के साउथ पोल के बीच का क्षेत्र, और आर्कटिक और नॉर्थ पोल के बीच का क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र हमारा और यह वाला क्षेत्र हमारा फ्रिगेट क्षेत्र कहलाता है। इस जोन को हम फ्रिगेट जोन कहते हैं। और फ्रिगेट जोन में अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं पहुँच पाती। इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तापमान कम होता है। तो जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पर आइस होगी, बर्फ होगा, तो यहाँ पर बर्फ जम जाता है, बर्फ जमा ही रहता है। कुल मिलाकर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही लो है। और आप यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे कि यह वाला जो जोन है, यह वाला जोन, आपको यहाँ पर आइस दिखाई भी पड़ रही होगी। यह वाला आइस वाला क्षेत्र है और यह आपकी जो लाइन है यह आपकी भूमध्य रेखा है, और यह आपकी कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा है। तो यह वाला जो जोन है यह आपका फ्रिगेट जोन है। यह आपका फ्रिगेट जोन है, जहाँ पर सबसे लो टेम्परेचर होता है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होगा, और सर्वाधिक टेम्परेचर यहाँ पर इस जोन के अंदर पाया जाता है। और यह सारा टेम्परेचर क्यों कम ज़्यादा है? पृथ्वी का झुकाव 23 से 1/2 डिग्री होने के कारण यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन में आपको गर्मी देखने को मिलती है, कम या ज़्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पर बर्फ़ का जोन होता है और बीच में जो है टेम्परेचर वाला जोन होता है। और यहाँ पर वर्ष में एक बार टोरिड जोन के अंदर हाईएस्ट लेवल पर सूर्य की किरणें गिरती है, और वहाँ पर एक दिन टेम्परेचर हाई जरूर होता है। हम सभी महसूस करते हैं कि वर्ष में 1-2 दिन जरूर ऐसे आते हैं जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई होने का अर्थ है कि वह समय गर्मी में ही आता है, टेम्परेचर हाई होता है, और उस समय दिन भी सबसे बड़ी कंडीशन में होता है, दिन भी बड़े होते हैं। बड़े होने से अर्थ है कि सूरज बहुत जल्दी आता है और बहुत देर से जाता है। इसका अर्थ है कि उस दिन बहुत ही बड़ा हो जाता है, और दिन जब बड़ा होता है, जब सूर्य की सीधी किरणें हमारे ऊपर गिरती है, तो यहाँ पर वही टोरिड जोन होता है। उस समय सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा सीधे हमारे ऊपर गिरती है और हम उस समय गर्मी का अनुभव करते हैं, और वह गर्मी काफ़ी समय तक यहाँ रहती है, क्योंकि एक बार टेम्परेचर उस क्षेत्र का हाई हो जाता है। तो इस कारण से इस पूरे जोन को टोरिड जोन कहा जाता है। तो यह तो हुई आपकी टेम्परेचर वाली समझ, और आपने सारे जोन भी यहाँ पर देख लिए।
अब क्या बचता है यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा दिशाओं के बारे में, और हम किसी भी देश की लोकेशन कैसे देख सकते हैं उस बारे में थोड़ा। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर इंडिया है, यह यहाँ पर इंडिया है। हम पृथ्वी को 4 बराबर भागों में, यह आप जो देख पा रहे हैं एक मैप है, इस मैप को यदि हम फोल्ड कर दें, अगर हम फोल्ड कर दें, बिल्कुल मोड़ दें और इसे वापस गेंद के ऊपर लपेट दें, तो यह आपको बिल्कुल गोल दिखाई देगा। और गोल दिखाई देने के बाद आपको यहाँ तक का क्षेत्र दिखेगा, उसके बाद का क्षेत्र नहीं दिखेगा, ये सब गेंद के पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हम इन लाइनों से इस पूरे मैप को बांट देते हैं। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी। इसी प्रकार से यह प्राइम मेरिडियन लाइन है। प्राइम मेरिडियन, प्रधान मेरिडियन लाइन जिसे कहते हैं, 0 डिग्री की लाइन, देशांतर लाइन जिसे कहते हैं, वह लाइन यह 0 डिग्री की लाइन है। और इससे ही मेनली पढ़ाई की जाती है नक्शे की। ठीक है, हम जो सारा मैप देखते हैं वो सारा मैप जो है इन दोनों लाइनों से ही चलता है, दिशाएं सारी इन दोनों लाइनों से ही चलती है। इसके बाद आपको कहीं कोई लाइन काम में नहीं आने वाली दिशा निर्धारण में, तो डायरेक्शन के लिए ये दोनों लाइनें ही काम करती है। तो यह आपके प्रधान मेरिडियन हो गई और यह आपके हो गई भूमध्य रेखा। अब यहाँ आपका सेंटर है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, यह आपका सेंटर है। अब आप इंडिया यहाँ पर है, आप इंडिया की लोकेशन दिखाना चाहते हैं, तो इंडिया की क्या लोकेशन है, इंडिया हमारा किस तरफ पड़ता है, तो यह आपकी डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, यह हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, यह हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, यह हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और यह हमारी साउथ डायरेक्शन है। तो अब आप बताइए कि इस जीरो से देखने पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया की लोकेशन है वह ईस्ट में है, तो इसलिए हमें ईस्ट, मिडिल ईस्ट या ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है। हमें ईस्ट कंट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी लोकेशन मैप के ऊपर ईस्ट में है। इसके बाद कई कंट्री को वेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका को नॉर्थ कहा गया अमेरिका, यह भी अमेरिका, यह भी अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका मतलब जो नॉर्थ गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में है उसे नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ गोलार्ध के अंदर है उसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं। तो ये सब नाम इनके इस डायरेक्शन के कारण है कि किस गोलार्ध के अंदर ये स्थित हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइम की, कि टाइम किस प्रकार से देखा जाता है। हम मोटे मोटे तौर पर सिर्फ इंडिया की अभी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए हमें एक लेक्चर अलग से लगेगा। ये हमारा इंडिया है। किसी भी देश की लोकेशन, किसी भी देश की लोकेशन हम देशांतर रेखाओं से निर्धारित करते हैं। तो हमारे देश कि बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो इधर से भी होती है, लेकिन हमने इधर स्टार्ट क्यों कह दिया, इधर स्टार्ट कहने का कारण है कि हम यहाँ से हमारी लाइन चल रही है। ठीक है, ये हमारी लाइन इस तरफ है, तो ये हमारा ईस्ट की लाइन है। ठीक है, ये हमारी वेस्ट की लाइन इस तरफ है, ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हमारी 4 डायरेक्शन है। हम इस तरफ इंडिया को देख चुके हैं कि इंडिया हमारा इस तरफ पड़ता है। जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर जैसे ही इंटर होंगे वैसे ही यह मिलेगा और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वह होता है 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, और हमारा एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर हमारी सीमाएं समाप्त होती है वह होता है 97 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट। अब हम इंडिया में, अगर इंडिया में देखें तो ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है, इंडिया में ईस्ट और वेस्ट क्या है,
इंडिया के ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। मैप, वर्ल्ड मैप पर इंडिया किस दिशा में है, तो वर्ल्ड मैप के ऊपर हमारा इंडिया ईस्ट पोजीशन पर है। और यदि कहा जाए कि इंडिया के अंदर पश्चिम बंगाल या असम किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वह ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ से देखेंगे हम खड़े होकर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यह हमारी ईस्ट है और यह हमारी वेस्ट है। तो जहाँ से हम खड़े होकर देखेंगे वहाँ से उसका निर्धारण होगा। अभी हमने यहाँ से खड़े होकर वर्ल्ड मैप पर बात की, तब हमने कहा कि इंडिया ईस्ट के अंदर है, ठीक है। और ईस्ट में होने के बाद हमारी जो ईस्ट की डायरेक्शन है, देशांतर रेखाओं के नंबर है, वह है 60 डिग्री, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक हम फैले हुए हैं। कुल मिलाकर अगर लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो 68 से 78 और 88 और 98, मतलब लगभग 29 डिग्री हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। हमारी जो भूमि है वह 29 डिग्री के करीब करीब बन जाती है। अब प्रश्न आता है टाइम का कि टाइम जोन क्या है। आपने पढ़ा होगा और आपको नॉलेज में होना भी चाहिए, एक जनरल नॉलेज है ये कि हम जब मोबाइल की घड़ी सेट करते हैं तब आपके उसके ऊपर लिखा आता है +530 ऐसा लिखा आता है। +530 ऐसा क्यों लिखा आता है? ऐसा क्यों लिखा आता है? ऐसा इसलिए लिखा आता है कि यदि आप देशांतर रेखाओं की संख्या देखें, यदि आप देशांतर रेखाएं जो हमारी इस प्रकार से आ रही है इनकी संख्या देखें तो इनकी कुल संख्या होती है 360। इनकी टोटल संख्या है 360। 360 नंबर देशांतर संख्याओं देशांतर रेखाओं के हैं। यदि 360 संख्या को 360 जो नंबर है वह पृथ्वी का एक राउंड पूरा कर देते हैं। आप फिर से पीछे चलिए, आप थोड़ा सा और बैक होकर इसे समझिए कि ये जो लाइनें हैं ये हैं 360, ये लाइनें हैं 360। यदि हम इस प्रधान मेरिडियन लाइन से स्टार्ट होकर पृथ्वी को वापस घूमने को कहें और यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है और तब देखें तब समय गुजर चुका होता है 24 घंटे, मतलब 24 आवर के अंदर पृथ्वी अपना एक राउंड पूरा कर लेती है। जिस लोकेशन से चले थे उसी लोकेशन पर वापस आ जाती है और वह समय होता है 24 घंटे। तो 360 लाइनों को घूमने में पृथ्वी को समय लगता है 24 घंटे। कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 घंटों में 360, 24 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो 24 गुणित 60 हो जाता है। तो यहाँ 360 डिग्री चल रहा है। 360 डिग्री में 24 गुणित 60 मिनट, ठीक है। यह अब आप घंटे से आ चुके हैं मिनट में। तो 1 डिग्री इक्वल टू अगर देखें तो 24 गुणित 60 बटे 360 और 0 से 0 कट गई है आपकी, 6 से ये 6 बार और 6 से ये 4 बार। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। इसका अर्थ ये है कि हम 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री क्रॉस करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, मतलब 4 मिनट में वह 1 डिग्री का एंगल क्रॉस कर पाती है। तब जाकर 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल वो कंप्लीट कर पाती है। तो हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, मतलब देशांतर रेखाएं 1 मिनट डिग्री के लिए 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय देशांतर रेखाओं को लगता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमने देखा अभी कि हमारी जो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन लाइन है, यह प्राइम मेरिडियन से ही हम समय की गणना करते हैं। और हम यहाँ से हमारे देश ने, सभी देशों की अपनी अपनी एक जीएमटी लाइन होती है। जीएमटी लाइन होने से अर्थ है कि वह समय निर्धारित करने के लिए पूरे देश में एक जैसा समय हो, इसके लिए वह एक लाइन का निर्धारण करते। कई देशों की भूमि इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर 6 से 7 टाइम जोन होते हैं और सभी जगह टाइम अलग अलग होता है। जैसे रसिया के अंदर काफ़ी सारे टाइम जोन हैं और अमेरिका के अंदर भी टाइम जोन की संख्या ज़्यादा है, तो टाइम जोन अलग अलग है। लेकिन अमूमन देशों में टाइम जोन एक ही होता है। तो हमारे देश में हमने वह टाइम जोन सेट किया है। हमारा जो टाइम जोन है वह है 82.5, मतलब 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट
की पोजीशन हमने टाइम जोन के लिए सेट की कि हम हमारे टाइम का कैलकुलेशन इस लाइन से करेंगे। ये हमने सभी को बता दिया, चाहे टाइम कुछ भी हो पूरे देश में। अभी आपको बताऊंगा मैं कि टाइम में डिफरेंस कैसे आता है। तो यदि हम इसे स्टैंडर्ड हमारा मान ले टाइम जोन की देशांतर रेखा, तो यदि हम कैलकुलेशन करते हैं 82 सही 1/2 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 330 आ जाएगा। 330 मिनट क्या आ जाएगा? 330 मिनट। 330 मिनट 330 मिनट को यदि घंटे में कवर खत्म करें तो 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट 5 आवर और 30 मिनट, तो 5 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। मतलब हम इस तरफ यदि चलेंगे तो प्लस में चलेंगे और इस तरफ चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। ये हम टाइम जब की डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे, अभी सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो हम +530 इसलिए लिखते हैं, +530 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी जो टाइम लाइन है यह 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट, वह इस 0 डिग्री की टाइम लाइन से, इसे हम 0 डिग्री की टाइम लाइन मानते हैं। 0 डिग्री टाइम लाइन मतलब टाइम लाइन के लिए 0 डिग्री की लाइन का उपयोग किया जाता है और यहाँ से ही टाइम का निर्धारण होता है, इस तरफ प्लस में और इस तरफ माइनस में। तो यहाँ से इस तरफ बढ़ने पर हम 82 सही 1/2 पर जब जाते हैं तो हमें टोटल टाइम +530 मिल जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर इस लाइन पर यदि 2 बजे हैं, घड़ी में 2 बजे हैं, तो हमारे यहाँ पर हम इस लाइन के ऊपर देख सकते हैं 7:30 हो जाएंगे। यदि यहाँ 2 बजे हैं तो यहाँ 7:30 हो जाएंगे। और ये लाइन हमारे इंग्लैंड शहर की ग्रीनविच, इंग्लैंड देश की ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। और यही टाइम लाइन हम का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण यही लाइन करती है और हमें टाइम यहाँ पर 7:30 मिल जाएगा। अब प्रश्न आता है कि ये 29 डिग्री का जो गैप है हमारा, अगर ये नहीं होता है तो क्या होता? ये हमारी टाइम लाइन नहीं होती तो यह गैप होता और इस गैप के कारण हमें 2 प्रकार के समय देखने को मिलते। इसका अर्थ है कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो 68 डिग्री, तो यदि आप 68 का मल्टीप्लाई, आप सीधे सीधे काम कीजिए, यहाँ 29 है, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर राउंड फिगर में 30 मान ले तो 3 चौको 12 120, ठीक है। 120 मतलब 2 घंटे अप्रोक्स, 2 घंटे का डिफरेंस, 2 घंटे का डिफरेंस अप्रोक्स हमें इंडिया के अंदर ही देखने को मिल सकता है। 2 घंटे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। 3 चौको 12 बराबर आपका 120 मिनट बन जाता है और 120 मिनट का डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पर। 120 मिनट का डिफरेंस हमारे देश के अंदर टाइम में होता कि कलकत्ता वाला व्यक्ति गुजरात को फ़ोन लगाता है तो यहाँ अगर 2 बज रहे हैं तो वहाँ 4 बज रहे होते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन बना दी और इसे हम इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। और यह आपके 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट में होती है और इसी कारण से हमें +530 GMT में देखने को मिलता है इंडिया के लिए। और प्लस लगा हुआ था, कई देशों के लिए माइनस लगा होता और कई में प्लस लगा होता। माइनस इसलिए लगा होता है कि आप इस तरफ के देश हैं, यदि माइनस है मतलब आप वेस्ट कंट्री है और ईस्ट कंट्री यदि है तो प्लस है। अब ये प्रश्न आता है कि ये ईस्ट कहाँ तक है और वेस्ट कहाँ तक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है और प्राइम मेरिडियन लाइन को ऐसा रख के आप दोनों हाथों से अगर पृथ्वी को पकड़ते हैं, गेंद को पकड़ते हैं, तो जहाँ तक आपका यह हाथ जाता है वहाँ तक आप ईस्ट में जा रहे हैं और जहाँ आपका यह हाथ, दोनों हाथ मिल जाते हैं वहाँ पर आपकी 180 डिग्री की लाइन आ जाती है। बस इसका इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि यह लाइन आपकी ईस्ट है और यह आपकी वेस्ट है और ईस्ट वेस्ट दोनों जहाँ पर मिलती है वहीं 180 डिग्री की लाइन है और वहीं डेट चेंज हो जाती है। और यहाँ टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पर डेट चेंज हो गई है, बात ख़त्म, फिनिश। ठीक है, यह बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत नॉलेज वाला रहेगा। यदि आप मेरे साथ नए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए अगले लेक्चर के लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप यदि ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।